नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन एट द रेट अहमद सर। एनआईओएस एग्जामिनेशन पर बात कर रहे हैं। हम लोग एग्जामिनेशन सीरीज पर बात करने का वादा किया था। हर एक सब्जेक्ट का, हर एक चैप्टर वाइज डिटेल बात करेंगे। कौन से चैप्टर एग्जामिनेशन में आ रहे हैं, कितने पढ़ने से आपका सब कुछ हो जाए, मैक्सिमम पास हो जाओगे। हाँ, हम लोग वो वादा नहीं करते कि ये पीडीएफ पढ़ो पास हो जाओगे, ऐसा नहीं होता है। और इस गलत फहमी में मत रहिए। दुनिया भर के लोग बोलते हैं ये पीडीएफ खरीदो, कुछ भी मत खरीदो। आपके पास बुक्स है ना, इसका आप उससे पढ़ो। आपके पास क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन है। हाँ, जो चैप्टर हम लोग बता रहे वो चैप्टर पकड़ो, आप अपने बुक से निकालो, आप अपने क्वेश्चन बैंक से निकालो, उसमें कितने क्वेश्चन बनते हैं वो करो। हम लोग इसको भी निकालेंगे फाइनली। देखिए, कोई एग्जामिनेशन एक ऐसी चीज नहीं होती है कि आपने ये 2 क्वेश्चन पढ़ा पास हो गए, बिल्कुल नहीं होता। ध्यान रखिएगा, आप पढ़ते रहिए, नॉलेज लेते रहिए। अब तक जितना भी नॉलेज लिया वो भी आपके काम आएगा। हाँ, चलते चलते एग्जामिनेशन में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए, उन्हें हम पढ़ लें तो क्या होगा, एक फोकस रहेगा कि कुछ नहीं करेंगे तो इतना तो हो जाएगा हमारा, तो पास हो सकते हैं। उसी सीरीज में आज हम बात करें फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स में 2 पार्ट है आपके। पहली बात, कौन से चैप्टर पढ़ने चाहिए, कौन से नहीं पढ़ने चाहिए। टोटल आपके बुक में कितने, पहली बात चैप्टर्स कितने हैं, 30 चैप्टर्स हैं। ठीक है, 30 में से हमें पढ़ने कितने चाहिए, इस पर थोड़ा सा फोकस करो। देखो, 30 चैप्टर्स हैं। ठीक है, 18 हमको पढ़ने चाहिए। कितने पढ़ने चाहिए, 18। क्यों 18 क्यों पढ़ने चाहिए भाई, 18 क्यों पढ़ने चाहिए? क्योंकि बाकी चैप्टर टीएमए के पार्ट है। अब 18 में से भी क्या कहानी निकल के आ रही है, 18 में से हमको कितने पढ़ने चाहिए, 8 चैप्टर कम से कम पढ़ने चाहिए। क्यों? अब 18 में से 8 का क्या चक्कर है, जो 10 चैप्टर्स है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उनसे आने हैं। और ऑब्जेक्टिव एक चीज ध्यान रखिए, जब तक थारोली पूरे चैप्टर नहीं पढ़ते ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन नहीं लगते। हाँ, आपके साल भर पढ़ते आ रहे हो, बहुत सारे क्वेश्चन है जो तुक्के भी लगेंगे, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो आपके आंसर बिल्कुल सही होंगे। क्यों होंगे? क्यों? उसके पीछे आपने साल भर पढ़ाई करी है, तो बहुत सारे आंसर्स आ जाएंगे आपको। तो जितना भी हो सकता है वो करिए। हम लोग पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन के ऊपर बेस कर रहे हैं। क्यों? सब्जेक्टिव जो बड़े क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के, 5 मार्क्स के, इसी पर फोकस करें, क्योंकि यही आपको पास कराएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पास नहीं कराने वाले। मैं आपको फिर बता देता हूँ, ऑब्जेक्टिव आप करिए, जितना कर सकते हो उतने मार्क्स उठा लीजिए, अच्छी बात है। अभी चलते चलते एग्जामिनेशन में 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स के क्वेश्चन करिए, अब वो आपको पास कराएंगे। क्योंकि हमने आपको बोला 18 मार्क्स पास के लिए चाहिए, तो 18 में 5 के 2 निकाल लीजिए, 3 मार्क्स के 2-3 निकाल लीजिए, 2 मार्क्स के 2-3 निकाल लीजिए, हो जाएगा आपका काम। इसी पर हम लोग बेस कर रहे हैं और पूरा फोकस हमारा यही है। देखो, अब आते हैं कौन से चैप्टर पढ़ने चाहिए। फिजिक्स। ठीक है, आप ध्यान से इधर उधर मत करिए। फिजिक्स का आपका कोड है 312। फिजिक्स का एनआईएस में कोड क्या है, 312 पर फोकस है, राइट। इसमें हिंदी और इंग्लिश मीडियम कोशिश करेंगे थोड़ी हिंदी डिलीवर करने की, क्योंकि हिंदी हमारी अच्छी नहीं है, तो प्लीज इस पर थोड़ा माइंड नहीं करना, इसको काम चला लेना। देखो, आप साइंस के स्टूडेंट हो, टर्म एक ही रहता है हिंदी इंग्लिश में। टर्म से टर्म मिला लीजिए, चैप्टर से चैप्टर मिला लीजिए, क्वेश्चन से क्वेश्चन मिला लीजिए, उसको हिंदी में भी वही मिलेगा। ठीक है, अब आते कौन से चैप्टर पढ़ने चाहिए। 9 पढ़िए, 9, 6 भी है, 6, 9, 16, 18, 19, 22, 25, 29, ये हमारा उस पर आ जाएगा। ठीक है, हम लिख के रिटर्न में भी आपको वीडियो के साथ साथ लगाएंगे, राइट। तो आप पीछे से आप साइड में देखिए, आपको दिखेगा, स्क्रीन पर देखिए, दिख रहा है 6, 9, 18, 19, 22, 25, 29, ये चैप्टर्स आपको आएंगे। ये चैप्टर पढ़ लीजिए, आप पास हो जाएंगे। कितने चैप्टर आते हैं, 8। आप 8 दिन में 8 चैप्टर ये पढ़ सकते हैं और आराम से फिजिक्स में पास हो सकते हैं। अब इसमें से कौन से क्वेश्चन आएगा, पहली बात, किसी के पीडीएफ मत पढ़िए, किसी की स्टोरी मत पढ़िए, किसी के एक वीडियो मत करिए। आपकी बुक में टेक्स्ट क्वेश्चन है, एनआईएस की बुक में टेक्स्ट क्वेश्चन है। नहीं है तो ऑनलाइन ले लीजिए, ऑनलाइन है, ऑनलाइन जाइए स्टडी मटेरियल में, वहां से टेक्स्ट बुक डाउनलोड कर लीजिए। वहां से लास्ट में टेक्स्ट बुक का एक चैप्टर, लास्ट में एक ही पेज में क्वेश्चन हो जाएगा आपका टेक्स्ट का। लास्ट में जो टेक्स्ट एंड, जो चैप्टर एंड क्वेश्चंस होते हैं वो उनको उठा लीजिए। वही क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी एनआईएस के अपने बुक्स है, अपने सिलेबस है। आप किसी एनसीईआरटी पे मत जाइए, किसी और बुक पे मत जाइए, इनके ही क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा। इधर उधर के क्वेश्चन नहीं आते, किसी के पीडीएफ नहीं आते, तो इस कंफ्यूजन में मत जाइए। 8 चैप्टर्स आएंगे, 8 चैप्टर में क्लियर हो गया क्या? फिर वापस से सुन लो, 6, 9, 16, 18, 19, 22, 25, 29। साइड में हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं आपको, अब देखिए, अब देखिए साइड में की स्क्रीन पर दिखेगा आपको, राइट। हाँ, वो चीज़ आप पढ़ लीजिए। 8 चैप्टर हो गए। अब आते हैं हम लोग चैप्टर वाइज डिस्कशन करने। ठीक है, इस चैप्टर के डिस्कशन में हम लोग बात करेंगे, जरा देखेंगे 6 चैप्टर में क्या स्टोरी है और क्या क्वेश्चंस बनेगा और बनने वाला क्या। 6 में है क्या चाहिए, वर्क पावर एनर्जी है, वर्क पावर एनर्जी है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं अभी थोड़ी देर बाद बात करते हैं। देखो, हिंदी के लिए पहले माजरत कर ली हमने आपसे कि हिंदी हम बोलेंगे, देख के बोलेंगे, थोड़ी हिंदी वीक है, उसको एडजस्ट कर लेना।
ठीक है, आपके काम भर का हो जाएगा। वर्डिंग समझो, क्वेश्चन समझो, उसको आप क्वेश्चन अपने बुक में निकाल लो, अपने उसका आंसर करो। वर्क, एनर्जी एंड पावर में क्या है, क्या है ये बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर? जी नहीं। हाँ, ये चैप्टर आपके अभी जो एग्जाम आ रहा है उसके पार्ट है, बहुत अच्छे से पार्ट है। इसमें क्या है, वर्क को डिफाइन करना है। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है। तो वर्क इक्वल टू क्या लिखते हो, फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट बाई डॉट। तो डॉट प्रोडक्ट आता है, ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट है क्योंकि इसका रिजल्टेंट स्केलर आता है, ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो वर्क डन ये हो गया। और वर्क डन पॉजिटिव और नेगेटिव, इसके ऊपर एक एक मार्क्स के बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो कौन सा वर्क पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है? वर्क पॉजिटिव कौन होता है, अगर डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में हो जिधर की फोर्स लगाया जाए। वर्क डन कब मिलता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट फोर्स के डायरेक्शन में हो रहा है इसका मतलब वर्क डन है, अदरवाइज नहीं है। अगर वर्क डन नहीं हुआ तो नहीं। वर्क आपने फोर्स इधर लगाया, वर्क डन अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है तो नेगेटिव वर्क डन होगा। समझ में आ रही बात? आप एक पर्टिकुलर पॉइंट से बॉडी वहां से डिस्प्लेस होती है, फिर वही वापस से वही है, तो कुल मिलाकर डिस्प्लेसमेंट जीरो। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वर्क डन जीरो। समझ में आ रही बात? तो वर्क डन पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। तो ये चीज ध्यान रखना अपना। डॉट प्रोडक्ट है, नो डाउट्स। तो वर्क की अपने वर्क, एनर्जी एंड पावर, ये तीनों टॉपिक एक ही में। वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल होता है, राइट। ml² टी की पावर -2। तो ध्यान रखिए, डायमेंशन भी इसका ध्यान रखिएगा। पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। P = W/T आप लगाते हो। पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट होती है, ठीक है। उसके बाद फोर्सेस की टाइप, कंजर्वेटिव फोर्स होती है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होती है। इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन भी इसके अंदर है। देखो, कोलिजन दो टाइप के होते हैं, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक। अगर इलास्टिक कोलिजन है, देखो दो इलास्टिक कोलिजन है, दो बॉडी आपस में कोलाइड करते हैं, कोलिजन के बाद भी दोनों मोशन में होते हैं, ठीक है, तो ये इलास्टिक कोलिजन है। अगर दो बॉडी आपस में सपोज करो कोलाइड होता है, कोलाइड होने के बाद मोशन में नहीं आते, तो ये इन इलास्टिक कोलिजन है। तो कोलिजन की टाइप और इन इलास्टिक कोलिजन, किसमें मोमेंटम कंजर्व रहता है, किसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहता है, ये पूरा डेटा इसको रखिए, इसको डिराइव करिए। तो इससे रिलेटेड चैप्टर, अभी क्या आप सोच रहे हैं कि एक चैप्टर बात करके खत्म हो जाए? नहीं, ये सीरीज चलेगी। आज दिन भर सीरीज फिजिक्स की चलेगी, ध्यान रखिएगा। तो जैसे जैसे हम लोग बात करेंगे, एक वीडियो आएगा, फिर दूसरी वीडियो आएगा, फिर तीसरी वीडियो आएगा, इस तरह से कंटिन्यू चलेगा। अभी हम लोग चैप्टर में बात कर चुके हैं, ये चैप्टर वर्क पावर एनर्जी 6 का है। उसके बाद 9 चैप्टर आएगा। 9 चैप्टर में क्या, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स है। क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स। लिक्विड जो तरल है उसकी प्रॉपर्टी, गुण है। उसमें कौन कौन से टॉपिक होते हैं, जरा दिमाग से समझने की कोशिश करना। एक तो थ्रस्ट या थ्रस्ट के बारे में बात करते हो। उसके बाद प्रेशर ऑफ द लिक्विड की बात करते हो, बायनेंसी की बात करते हो, पास्कल्स लॉ की बात करते हो। एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ पर एक मार्क्स के बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, मतलब 2-3 क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद सरफेस टेंशन की बात करते हो। सरफेस टेंशन के बाद आपने देखा होगा कि एक्सेस प्रेशर किसका, वाटर का, लिक्विड का, जनरल लिक्विड का या वाटर का नॉर्मली ले लो, या फिर सोप बबल का। सोप बबल का अलग होता है, वाटर ड्रॉपलेट का अलग होता है एक्सेस प्रेशर। सोप बबल का डबल होता है, राइट। तो जब आप फार्मूला निकालते हो तो उसमें डबल निकालते हो, तो ये ध्यान रखना, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस है। हम जनरल बात कर रहे हैं पहली वीडियो में, फिर दूसरी वीडियो आएगी और एक्सप्लेन करेगी आपको, उसके बाद क्वेश्चन वाइज आएगी। अच्छा, इसी प्रॉपर्टी आप लिक्विड में जब आप बात कर रहे हो, टाइप्स ऑफ फ्लो की बात करते हो, लिक्विड कैसे कैसे फ्लो करती है जरा ध्यान समझना। एक तो स्टीम लाइन फ्लो करती है, एक टर्बुलेंट फ्लो होती है। इस स्टीम लाइन फ्लो में क्या होती है, मॉलिक्यूल के पार्टिकल 1 to 1 चैन बना के निकलते हैं, टू द पॉइंट, बाय द पॉइंट, इनटू द पॉइंट, ये मॉलिक्यूल्स निकलते रहते हैं। तो एक स्टीम लाइन फ्लो होता है। क्या होता है, स्टीम लाइन फ्लो। इसको कैसे डिसाइड करते हैं, रेनॉल्ड नंबर से। किससे, रेनॉल्ड नंबर से। रेनॉल्ड नंबर डिसाइड करता है ये स्टीम लाइन फ्लो है, टर्बुलेंट फ्लो है, इस तरह की फ्लो है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में क्या होता है कि लिक्विड का जो देखो एरिया, वॉल्यूम और डेंसिटी, इनका जो कॉम्बिनेशन होता है, A1 V1, लास्ट में डेंसिटी दोनों इक्वल होती है एक ही लिक्विड। एक ट्यूब के अंदर लिक्विड पास हो रही है, तो उस ट्यूब का जो पहला सिरा है, पहला एंड है, उसका एरिया क्रॉस सेक्शन कितना, A1। उसका वॉल्यूम कितना, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड जो एंटर कर रही है वो कितना, V1। दूसरे एंड से पाइप से निकलता है तो उसका एरिया कितना, A2। और जो पाइप से बाहर वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड निकल रहा है वो होता है V2। तो फार्मूला क्या निकलता है, A1 V1 = A2 V2। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। प्लीज इसे डिराइव करके जाना, और ये क्वेश्चन आता है, बहुत कई बार आता है। अभी हम जनरल बात कर रहे हैं, लास्ट में चल के और कंक्लूसिव क्वेश्चंस निकालेंगे। अभी हम जनरल बात करते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं उस पर बात चलिए हमारी। हम आपको बात बता चुके हैं कि हम लोग फिजिक्स के अंदर ही हैं, फिजिक्स में स्पेशलाइजेशन है।
तो हम लोग फिजिक्स पर बहुत ज़्यादा बातें कर सकते हैं, बट उतना करेंगे नहीं, जितनी ज़रूरत उतनी बात कर रहे हैं अभी। स्टोक्स लॉ, सीधा सीधा स्टोक्स लॉ का फार्मूला लिखो। अगर कोई भी बॉडी अगर वाटर के अंदर गिरती है तो कैसे गिरती है, उसका फोर्स कितना होता है, फोर्स की वैल्यू होती है, तो स्टोक्स लॉ से निकलता है कितना होता है। वो स्टोक्स लॉ से फार्मूला क्या है, F=K ईटा R × V, एक फार्मूला है। वो फार्मूला जो फिजिक्स पढ़े उनको याद होगा। तो क्या निकलता है, 6 पाई ईटा R × V, ये फोर्स है। उसके बाद और क्या कहानी इस चैप्टर्स में होती है, बर्नौली इक्वेशंस, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बर्नौली इक्वेशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। ठीक है, इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं तो ये सब आएंगे। बर्नौली थ्योरम में क्या, एक तरफ से लिक्विड एंटर करती है, दूसरी साइड से एग्जिट करती है। तो इसमें क्या प्रूफ क्या करना होता है, एक लिक्विड के अंदर कौन कौन सी एनर्जी हो सकती है, प्रेशर एनर्जी हो सकती है, और जो देखो जितनी भी टाइप्स ऑफ एनर्जी एक लिक्विड के अंदर हो सकती है, वो सारी एनर्जी का जो समीशन होता है वो कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। उसमें क्या क्या एनर्जी होनी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, प्रेशर एनर्जी, तीनों एनर्जी का समीशन शुड बी कांस्टेंट। अगर ऐसा है तो ये बर्नौली इक्वेशन है। क्या है, कंटिन्यूटी थ्योरी, बर्नौली इक्वेशंस। देखो जो लोग फिजिक्स से नहीं है प्लीज उनके समझ में नहीं आएगा, मगर वो सारे लोग जिनके दूसरे भी सब्जेक्ट्स हैं उनको ध्यान से समझो कि हम लोग कैसे एक्सप्लेन करते और कैसे बात करते टॉपिक को। तो इसको समझ के आपकी समझ बढ़ती है। तो कोई जरूरी नहीं है कि वो सब्जेक्ट आपका नहीं है तो हम उस वीडियो को नहीं देखें। आप जरूर देखो कि हम लोग उस टॉपिक को कैसे लेते और कैसे एनालाइज करते स्टडी में। तो ये हो गया हमारी बातें। और कुछ देखो लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स है, लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स है, प्लीज इनको ध्यान से पढ़ो क्योंकि एक एक मार्क्स से क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो इस चैप्टर में लास्ट में टर्मिनल एक्सरसाइज में 25 क्वेश्चन है। इसमें प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड चैप्टर नंबर 9 है, चैप्टर नंबर 9 है। तो चैप्टर नंबर 6 वर्क पावर एनर्जी ऑफ उठाओ, चैप्टर नंबर 9 प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड उठाओ। ये बुक 1 है। क्या है, बुक 1 है। तो प्लीज इन पर काम करो और उनको ध्यान से पढ़ो। तो चैप्टर ये हो गए। और एक और चैप्टर अभी बुक 1 में एक और चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स हीट से रिलेटेड है। इसमें हीट है और टेम्परेचर है। तो हीट और टेम्परेचर में जनरल डिफरेंस क्या होता है, हीट एक फंक्शनल वैल्यू है और टेम्परेचर देखो एक टेम्परेचर है, टेम्परेचर एक न्यूमेरिकल वैल्यू है कि आप क्या करते हो, किसी बॉडी का टेम्परेचर चेक करते हो, राइट, इतना टेम्परेचर, तो जस्ट एक न्यूमेरिकल वैल्यू प्रोवाइड करते हो। हीट के एक फंक्शनल वैल्यू जो ट्रांसफर किए जा सकते हैं, एक टाइप ऑफ एनर्जी है जो कि वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर या एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर ये किए जा सकते हैं। हीट है और टेम्परेचर। टेम्परेचर जब आता है तो थर्मल स्केल्स आते हैं। कौन कौन से स्केल्स होते हैं, सेल्सियस स्केल, केल्विन स्केल, र्यूमर, रैनकिन, जितने भी स्केल्स, फॉरेनहाइट, जितने भी स्केल्स पॉसिबल है वो सारे स्केल्स यहाँ आ जाते हैं। स्केल में कन्वर्जन कैसे होता है, सेल्सियस से केल्विन में, केल्विन से फॉरेनहाइट में, फॉरेनहाइट से र्यूमर में और र्यूमर से रैनकिन में। ये सारे में कन्वर्जन फैक्टर आपको फार्मूला दिया जाता है और कन्वर्ट किए जाते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में बहुत सारी बातें होती है। एक तो देखो टाइप्स ऑफ प्रोसेस होती है। थर्मोडायनेमिक चैप्टर कौन सा है, 11। तो फर्स्ट बुक का ये तीसरा चैप्टर है। कुल 8 चैप्टर पढ़ने, ये तीसरा चैप्टर है फर्स्ट बुक का, राइट। इंपॉर्टेंट चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स। इसमें क्या प्रोसेस है, इस प्रोसेस में क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस। जब आप कहते हो कि प्रेशर इक्वल रहना चाहिए उस प्रोसेस के दौरान तो आइसोबारिक कहते हो। टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए तो आइसोथर्मल बात करते हो। जब कोरिक की बात करते हो तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के अंदर आप उसमें क्या करते हो, वर्क डन 0 कर देते हो। उसके बाद आप बोलते हो साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, जो हीट होता है टोटल वर्क डन में कन्वर्ट हो जाता है, इंटरनल एनर्जी में यूटिलाइज नहीं होता है। उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जीरोस लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये लॉज होते हैं जो कि इसमें पढ़ने होते हैं आपको। तो ये सब चीजें देखो, फर्स्ट लॉ और इसका एप्लीकेशंस, ये सारी चीजें इसमें आपको पढ़ने की जरूरत आएगी। अब बात ये आ रही कि कौन सा इंपॉर्टेंट और भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है या नहीं है। अभी इस वीडियो को यहीं रोकेंगे क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी, फिर आप देख नहीं पाओगे। तो हम इस चैप्टर का जितने क्वेश्चंस होते हैं वो हम लोग पे इसका